हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी माध्यम कक्षा 10 लेक्चर सीरीज के अगले लेक्चर में विद्यादान पाठशाला पुनः आपका स्वागत करता है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे हम लोग करेंगे। थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए पार्ट वाइज बनाना पड़ता है। आप धैर्य रखिएगा। आपको ये वीडियो जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है ये उद्देश्य ज़रूर पूरा होगा। आप बस धैर्य रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो 4 तक तो कर दिया था हमने, आप उसका वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक में दे दूंगा। तो 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, तो देखिए ये कहना क्या चाहता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 6 का पावर n, ठीक है, 6 का घातांक n, तो 6 के घात में जो n लिखा हुआ है ये कहना चाहता है कि अगर मैं इसको फैलाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट में 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 6 का n का मान हमने ले लिया, n का मान यहाँ पर हमने ले लिया 1, तो 6 का पावर 1 हो जाएगा, 6 का घात 1 हो जाएगा। n का मान हमने 2 लिया तो 6 का घात 2 हो जाएगा। n का मान हमने 3 लिया तो 6 का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही n का मान बढ़ाते जाएंगे तो 6 का घात, अब 6 का घात 1 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का घात 2 करेंगे मतलब 6 गुना 6 बराबर कितना आएगा, 36, और 6 का घात 3 करेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 छक 36 छक 216, ऐसे करके। तो देखिए अंत में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इसमें भी अंत में 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। कहने का मतलब अंत में 0 तो नहीं आ रहा है ना, समझ में आ गया, क्लियर है, अंत में 0 तो नहीं आ रहा है। तो ये कहना चाहता है कि आप बताइए कि ये 0 आ सकता है। तो चलिए हम लोग इसको करेंगे कैसे। देखिए ये तो समझ में आ गया। देखिए क्या करेंगे, माना कि कोई संख्या जिसके अंत में 0 है लिया, 0 है लिया। जैसे देखिए हम ले रहे हैं 10 बराबर क्या, 10 का आप एक गुणनखंड करके क्या आएगा, 2 गुना 5, और क्या लिया, मान लो कि 20 लेते हैं, 20 ले लिया तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 5, यानी कि क्या आ रहा है, तो आप लेकर के देख सकते हैं। 30 भी ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 15 गुना 3, तो कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 5, 2 6 25 30 आ गया क्या। तो क्या आ रहा है, 5 5 5 आ रहा है, यानी कि जिसके अंत में 0 है। देखिए कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 है, ठीक है, जिसके अंत में 0 है तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, या तो 2 आ रहा है या तो 5 आ रहा है, या 2 3 5 आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा। तो माना कि कोई संख्या जिसके अंत में 0 है लिया, हमने ये संख्या ले लिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर देखिए, ये समझ में आ गया, क्लियर है ना। इन संख्याओं, यहां पर लिखना पड़ेगा, इन संख्याओं से, तो देखिए यहां पर स्पष्ट है कि जिसमें हमने 0 लिया, मतलब ऐसा कोई संख्या हमने जिसके अंत में 0 है उसको हमने लिया, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 3 और 5 आ रहा है क्या, क्लियर है। अब यहां पर देखिए इन संख्याओं से हाँ ये क्लियर है। तो इसी स्टेटमेंट को जो मैं अभी बोला उसी को मैं फिर से लिख रहा हूं। तो इन संख्याओं से स्पष्ट है कि वैसी संख्याएं जिसके अंत में
शून्य है के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 व 5 आ रहे हैं। तो देखिए, ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 है का गुणनखंड किए तो क्या मिल रहा है? 2 5 2 5 2 5, मतलब क्या है कि 2 और 5 तो मिल ही रहा है। यानी कि ये तो समझ में आ गया कि जिसके अंत में 0 होगा उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आना ही आना है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट जो हमने बोला उसी कथन को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इन संख्याओं से स्पष्ट है। ठीक है, कि जिसके अंत में शून्य है कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 व 5 आ रहे हैं। ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या दे रखा है? 6 का घात n दे रखा है। क्या दे रखा है? 6 का पावर n दे रखा है। तो 6 का पावर n के गुणनखंड करने पर क्या आ रहा है? देखिए, 6 का पावर n, तो क्या करेंगे? 2 गुना 3 लिख सकते हैं क्या? उसका पावर n। तो क्या आ रहा है? यानी कि 2 गुना 3 का पावर n आ रहा है। यानी कि 2 तो आ रहा है पर यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है। यानी कि 5 नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि अंत में 0 नहीं आएगा। अगर हम लोग इसको प्रसार करेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो अंत में 0 नहीं आएगा, क्योंकि अंत में 0 आने के लिए क्या चाहिए? 5। ठीक है, अंत में 0 आने के लिए 5 चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। स्पष्ट है? तो ये समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पर वही चीज को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 6 का पावर n, 6 का घात n के गुणनखंड में 5 संभव नहीं है। तो यहाँ देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 संभव नहीं है। अगर 5 रहता तो 0 आ जाता। ठीक है, अतः यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 6 के गुणनखंड में 5 संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कथन लिखना है। तो अंक यहाँ पर देखिए, तो अंकगणित प्रमेय के अंकगणित अद्वितीयता, अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6 का पावर n, कह सकते हैं कि देखिए आधार पर कह सकते हैं कि n का कोई भी मान संभव। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कह सकते हैं कि n का कोई भी मान, n का कोई भी मान संभव नहीं है जिसके लिए 6 का पावर n
n के अंत में शून्य आए। तो देखिए, आप इस कथन को लिखिएगा तो ही आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है, आपको नंबर भी कट जाएंगे। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ ही जाते हैं। चलिए, तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है। क्या दे रखा है? 7 गुना 11 गुना 11 13 प्लस 13, और क्या दे रखा है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्लस 5। ये दे रखा है भाज्य संख्या क्यों है? ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। ये बोल रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी बोला जाता है, और अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या का वीडियो आप देख सकते हैं। सबसे मैंने पहले वीडियो बना रखा है इसको। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल 2 भाज्य हो, ठीक है। मतलब केवल वो 2 संख्याओं से भाग जा सके। एक तो होता है 1 और दूसरा होता है स्वयं। मतलब कोई भी संख्या जो स्वयं से और 1 से भाग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या उसे कहते हैं जिसका 3 से ज़्यादा भाजक हो। कहने का मतलब वो 3 से ज़्यादा संख्याओं से भाग जा सके, ठीक है। जैसे जैसे देखिए, मैं 2 लिया तो 2 क्या है? केवल ये 2 से जा सकता है और 1 से जा सकता है, ठीक है। तो इसे हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 ले लिया तो ये देखिए 2 से भी जाएगा, ये 4 से भी जाएगा और ये 1 से भी जाएगा। यानी कि इसके कितने भाजक हैं? 3 भाजक हैं, ठीक है। इसलिए इसे संयुक्त संख्या कहेंगे। तो हम लोग इसे लिखेंगे, ठीक है। जो मैं बोला उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहले तो लिखिए संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं हैं जो केवल एक व स्वयं से विभाजित हो सके। अर्थात इसके केवल 2 भाज्य होते हैं। और दूसरा हो जाएगा अभाज्य संख्या, दूसरा हो जाएगा संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य दूसरे संख्याओं से
संख्याओं से विभाजित हो सके। देखिए स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हमने जो बोला कि अभाज्य संख्याएं केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, और संयुक्त संख्या या भाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरे से विभाजित होती हैं, अर्थात इनके 3 या 3 से ज़्यादा भाजक होते हैं, ठीक है। तो 3 या 3 से ज़्यादा भाजक होते हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है, तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? यहाँ पर देखिए 7, 11 और 13 प्लस क्या दे रखा है? 13 दे रखा है, ठीक है। ऐसा दे रखा है तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर प्लस का 13 है, तो 13 को यहाँ से और यहाँ से मैं ले रहा हूँ बाहर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या क्या बचेगा? तो 7 बचेगा और यहाँ पर 11 बचेगा, और यहाँ पर जो 13 ले लिया, यहाँ पे 13 एकम 13, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा? 1, और प्लस का यहाँ पर 13 मैंने बाहर ले लिया तो 1, ठीक है। कॉमन निकालने तो आता हो आपको, उभयनिष्ठ निकालने तो आता है, तो 13 को मैंने उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 और यहाँ पे हो जाएगा 11 7 77 एकम 77, तो ये हो जाएगा 77 प्लस 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 13 और 77 और 1 78, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 गुना 6, यानी कि 13 6 78। तो देखिए ये इसके गुणनखंड है। अब देखिए यहाँ पे 13 तो है ही, 6 है, और एक को भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए कहने का मतलब ये इसका गुणनखंड है, तो ये कैसा संख्या है? ये संयुक्त या भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूं। देखिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दे रखा है 7 6 5 4 3 2 1, और यहाँ पर क्या दे रखा है? बीच में प्लस का 5, ठीक है। प्लस का यहाँ पर क्या दे रखा है? 5, तो प्लस का 5, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, हाँ, तो इसे मैं विशेष रूप से दिखा रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो प्लस की इधर भी 5 है, प्लस की उधर है, तो 5 को मैं उभयनिष्ठ ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 7 गुना 6 गुना 4, यहाँ पर तो 1 बच जाएगा, और गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, क्या हो गया? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा? 7 6 42, 4 3 12 दूनी 24, और यहाँ पे 24 दूनी 48, और 24 दूनी 48, और 24 चौक 84, और यहाँ पे 4 88, और ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है, 88, ठीक है। 4 3 12, 4 3 12 दूनी 24, 7 6 42, 24 गुना 42, तो कितना हो जाएगा? तो क्या आ जाएगा? ये हो गया आपका 1008, तो ये आपका हो जाएगा 1008, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का 1 बच रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 1009, ठीक है। तो ये 5 गुना 1009। अब देखिए 1009 को आप आगे विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर 1009 को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए ये है, उसके अलावा 1 रहेगा, यानी कि कैसी संख्या है? अतः स्पष्ट है कि दी गई संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या है। चलिए आगे, ये हो गया नोट क्या?
इसे आप नोट कर लीजिए। कहीं समझ में नहीं आया, देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 5 को मैंने उभयनिष्ठ ले लिया। उसके बाद गुना कर दीजिए, और जो भी आप गुना करने पर 100 आया और यहाँ पे 1 है, ठीक है। बाकी 1009 को आप फिर से विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए यहीं पे, ठीक है। आप इसे एक बार अभ्यास कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। और इस मैदान का एक चक्कर सोनिया को लगाने में 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब ये कह रहा है कि कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और रवि और सोनिया, यहाँ पे रवि और यहाँ पर सोनिया, ठीक है ना। तो रवि और सोनिया इसको लगाने में लगते हैं, रवि को लगता है 12 मिनट, और सोनिया को लगता है 18 मिनट। इसको 18 मिनट लगता है, जबकि इसको 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ चक्कर लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक साथ लगाना चक्कर शुरू करते हैं। अब देखिए, तो ये जाहिर सी बात है कि रवि, हाँ देखिए, तो रवि क्या है कि जल्दी जल्दी चक्कर लगा लेगा, क्योंकि वो क्या है, थोड़ा सा क्या है, फास्ट चल रहा है, स्पीड चल रहा है। और सोनिया क्या है कि वो थोड़ा सा धीमी चल रही है, ठीक है। अब धीमी चल रही है तो क्या होगा कि वो थोड़ा स्लो चले, थोड़ा सा कम, मतलब उसको ज़्यादा समय लगेगा इसको चक्कर लगाने में, ठीक है। तो मतलब क्या है ना कि दोनों कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, बिछड़ जाएंगे, ठीक है। यानी कि दोनों बिछड़ जाएंगे, तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि ये जो है पीछे हो जाएगी और ये आगे हो जाएगा, यानी कि ये ज़्यादा चक्कर लगा लेगा, जबकि ये कम चक्कर लगा पाएगी। अब समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज है कि यानी कि इसे क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा और इसे कम समय लगेगा। ये तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसे मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिए आप क्या चीज, रवि को मैदान के एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना है, 12 मिनट, 18 मिनट ना। रवि को कितना लगता है, रवि को 12 मिनट, ठीक है। और मैदान के एक चक्कर पूरा करने में अरे क्या मैं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैदान के एक चक्कर पूरा करने में रवि द्वारा लिया समय कितना है, 12 मिनट, ठीक है। और मैदान के एक चक्कर पूरा करने में सोनिया द्वारा लिया समय कितना है, 18 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक चीज को लिखना होगा, अर्थात सोनिया रवि के अपेक्षा धीमा दौड़ रही है, ठीक है। तो दोनों के पुनः एक साथ मिलने का
समय। देखिए दोनों फिर से एक साथ कब मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कब मिल जाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे देखिए आपको ना कभी बोलता है कि 3 घंटे बज रहे हैं इतने इतने समय पे, तो पुनः ये एक साथ कब बजेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भेजेगा कि 3 लाल बत्ती थी, वो इतने समय इतने अंतराल में जल रहे थे, पुनः वो एक साथ कब जलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को। और दूसरा ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाएगा कि 3 घंटी मंदिर में इतने समय में बज रहा था, इतने समय के अंतराल में बज रहा था, उतने समय के अंतराल में बज रहा था, और पुनः वो एक साथ कब बजेंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, ठीक है, वो कोई बजा नहीं रहा है, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पर, बस वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, वहां पे एलसीएम निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो एक साथ मिलने का समय के लिए एलसीएम होगा, ठीक है। मिलने के समय के लिए दोनों के समय का एलसीएम ज्ञात करना होगा, पुनः एक साथ। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए तो 12 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, हाँ, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 और 3 12 हो गया क्या। और 18 का क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 2 3 6 3 18, ठीक है ना। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए तो इसमें जो दोनों में उभयनिष्ठ है कौन सा है, ये वाला हो गया, तो ये तो दोनों में है, और ये भी देखिए उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, और ये भी दोनों में है तो ये भी एक बार लिखेंगे, और यहाँ पे जो बच गया उसको दोनों फिर से लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना समय हो गया, 2 तिहाई 6 दूनी 12 तिहाई 36, यानी कि 36 मिनट के बाद पुनः वे दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो आशा है आप एंजॉय कर रहे होंगे मैथ क्लासेस, ठीक है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा, और मैं आसान से आसान तरीका अपना रहा हूँ ताकि आपको हिंदी से संबंधित कोई अगर समस्या हो रहा होगा तो आप थोड़ा सा एक बार कमेंट कीजिएगा। बेसिकली मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ, तो मैंने ये किया है कि हिंदी में माध्यम के बच्चों के लिए थोड़ा सा यूट्यूब पे कंटेंट कम मिलते हैं, और हमारे हिंदी के लिए जो है बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ पे सरवाइव करती है। इसलिए मेरा गोल है, मेरा एम है कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बिल्कुल भी परेशानी ना हो। उन्हें मैं 11 और 12वीं क्लास के लिए भी गणित हिंदी माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाऊंगा, ठीक है। आने वाले समय में अगर आपका सपोर्ट रहा, आपका समर्थन रहा, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और उन्हें भी बताइएगा। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।